इकोनॉमिक्स के अंदर मनी एंड क्रेडिट का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। इस लेसन में बेसिकली बच्चों हम मनी एंड क्रेडिट के 2 पार्ट्स को कवर करेंगे। फर्स्ट जो होगा हमारा मनी से रिलेटेड होगा एंड देन सेकंड क्रेडिट के बारे में कवर करने वाले हैं। देखिए सिंपली अगर देखा जाए तो ये लेसन ओवरऑल काफी अच्छा लेसन है, यानी कि समझने लायक है। अगर आप इसके लेसन के कंटेंट को देखोगे तो इसके अंदर मनी जो कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, आज के समय मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या क्या हो सकता है, बैंक्स एक्टिविटी में हम बात करेंगे, लोन से रिलेटेड, साथ ही साथ क्रेडिट के बारे में हम बात करेंगे, इसकी सिचुएशन को लेकर, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या क्या है, फॉर्मल सेक्टर इंडिया के अंदर किस तरीके से, और साथ ही साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में जरूर आता है, SHG, इसके बारे में हम कवर करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम मनी से रिलेटेड बात करेंगे। तो मनी भाई पैसा है तो क्या ना हो। ठीक है, तो मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन अ ट्रांजेक्शन। तो आप जानते हो भाई पैसा क्या है, जो एक तरीके से मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आपको कोई भी चीज चाहिए, पैसा दो, वो चीज आपको मिल जाएगी, मतलब उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा देना पड़ेगा जितनी उस प्रोडक्ट की वैल्यू है। इन डे टू डे ट्रांजैक्शन गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। हर दिन हम क्या करते हैं, सिंपली जो गुड्स होती है, जो प्रोडक्ट होते हैं, उसको हम खरीदते हैं, बेचते हैं, डेली बेसिस पे उसकी ट्रांजैक्शन करते हैं। तो मनी एक तरीके से लीगल तरीके से यूज की जाती है। हर एक कंट्री की जो करेंसी होती है वो भी अलग अलग होती है। अगर मैं अमेरिका में हूं तो डॉलर है, इंडिया में है तो रुपी है, तो ये सबके साइन है। ठीक है, करेंसी के नेम है। कंपैरिजन करते हैं बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज के समय तो बहुत ज्यादा चीजें आसान हो चुकी है। अगर आप कोई भी चीज लेना चाहते हो तो सिंपली पे कीजिएगा और आपको आराम से वो चीज मिल जाएंगी। तो जैसे मान लीजिएगा एक शू मेकर है, उसको नीड है वीट की, तो वो क्या करेगा, पैसे देगा और सिंपली वो जो वीट है उसको मिल जाएंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन पहले के टाइम पे अगर हम कंपैरिजन करें तो ये काफी ज्यादा ना कंफ्यूज करने वाला होता था, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती थी। वो कैसे, देखिए व्हेन गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर गुड्स, क्योंकि पहले के समय जब पैसा नहीं होता था तो गुड्स के बदले में गुड्स ही एक्सचेंज की जाती थी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती थी। ये आप तीनों PNG देखिएगा, इसके अकॉर्डिंग ये जो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, देखो प्रॉब्लम कैसे कैसे क्रिएट हो रही है। फर्स्ट पर्सन क्या है, शू मेकर है, शू मैन्युफैक्चरर है, सेकंड वाला वीट बेचने वाला, और थर्ड वाला जिसके पास पॉट्स है। अब भाई ये बोलता है कि आई विल गिव यू शूज फॉर योर वीट, कि भाई मैं आपको गेहूं के बदले में अपने जूते दे दूंगा, तो मुझे गेहूं की नीड है। तो ये बोलता है भाई साहब कि यार आई डोंट नीड शूज, मुझे भाई जूते चाहिए ही नहीं, आई नीड क्लोथ, मुझे तो भाई कपड़े चाहिए। अब ये जो पर्सन है थर्ड वाला पॉट्स वाला बोलता है कि आई वांट शूज, ये बोलता है कि मुझे भाई जूते चाहिए तुम्हारे, बट आई डोंट हैव वीट, लेकिन मेरे पास गेहूं नहीं है, मेरे पास तो पॉट्स है, और लेकिन इसको रिक्वायरमेंट किसके, वीट की। मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है ना बार बार, जिसको जो चीज चाहिए उसको वो चीज मिल ही नहीं पा रही है। तो ये था पहले के टाइम पे जब गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज की जाती थी, तो ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा थी। तो इसी के अंदर एक चीज निकल के आती थी, बार्टर सिस्टम। अब ये बार्टर सिस्टम होता क्या है, तो जैसा भी हमने पहले पढ़ा था, व्हेन गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड देयर इज नो यूज ऑफ मनी। बड़ा सिंपल सा है कि जब पहले के समय वस्तु के बदले वस्तु एक्सचेंज यानी कि बदली जाती थी, तो उस समय मनी का कोई यूज नहीं होता था। तो इसी चीज को हम किस नाम से जानते हैं, बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब इस बार्टर सिस्टम के अंदर ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, वो होती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब देखिए, व्हेन द एक्सचेंज बोथ पार्टीज एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज, इट इज कॉल्ड अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बड़ी ही आसान भाषा में ये कहा गया है कि जब दोनों पार्टी ए और बी जो एक दूसरे की जो कमोडिटीज है वो एक्सचेंज करने के लिए एग्री हो जाते थे, तो इसे कहते थे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब कि जो मेरे पास चीज है और जो मैं चीज लेना चाहता हूं, मुझे एक ऐसा पर्सन मिल जाए जिसको मेरी चीज की नीड है लेकिन मुझे उसकी चीज की नीड है, तो हम दोनों का कोइंसिडेंस मिल जाएगा। तो इसे हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स के नाम से जानते थे। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक एसेंशियल फीचर माना जाता था बार्टर सिस्टम के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे एप्पल का और मैंगो का दिया है। मान लीजिएगा कि आपके पास एप्पल है और मेरे पास मैंगो है। मुझे नीड है एक तरीके से किसकी, एप्पल की, और आपको नीड है एक तरीके से किसकी, मैंगो की। तो यार ये तो विन विन सिचुएशन होगी। मैंने जो चीज मुझे चाहिए थी वो आपसे ले ली और आपको जो चीज चाहिए थी वो आपने मुझसे ले ली। तो ये चीज कहलाई जाती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स।
तो यानी कि दोनों की नीड्स पूरी होगी। तो देख लो पहले के टाइम पे कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था, और आज के समय जो चीज चाहिए पैसा दिया मिल गई आराम से। तो ये ध्यान रखिएगा इन चीजों का। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी के बारे में। आज के समय में मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या हो सकता है। देखिए मनी क्या इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि ये लेन देन का एक माध्यम है। अर्लियर यानी कि पहले के टाइम पे क्या था कि जो मनी थी उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती थी, आप भी जानते हो, जो ग्रेन्स होता है, कैटल्स, मेटेलिक कॉइन्स, ये टाइप के आपको ज्यादा देखने को मिलते थे। अब मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड हो गई, करेंसी नोट्स, कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट, डीडी जिसे हम कहते हैं बैंक की, ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो चुकी है। यहां पे बात की गई है कि व्हाई इज इट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि मनी को आखिरकार मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो हम इतने देर से जो पढ़ रहे क्यों एक्सेप्ट किया गया। तो इसके पीछे ना रीजन है, क्या है देखिए, द करेंसी इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। तो जो भी करेंसी होती है उस पर्टिकुलर कंट्री की, तो उसे ऑथोराइज करती है वहां की गवर्नमेंट। हमारे देश की अगर बात करें तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एक तरीके से इश्यू करता है करेंसी नोट्स को, किसके बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर। मतलब कि जो एक तरीके से, वैसे तो आरबीआई एक इंडिपेंडेंट बैंक है ना, लेकिन एक तरीके से वो किसके अंडर में आता है, ये आता है यूनियन लिस्ट के अंदर, और यूनियन लिस्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल होता है। एज पर द इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इश्यू करेंसी। जी हाँ, आरबीआई के अलावा आप या मैं या कोई भी व्यक्ति नोट को इश्यू नहीं कर सकता, जो कि इलीगल है। ये इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग है, फर्जी नोट हम नहीं चला सकते। ये वैसे तो इसकी बहुत बड़ी सजा भी होती है जब पकड़े जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारी जो अथॉरिटी है वो किसको दे रखी है, आरबीआई को ही दे रखी है। और हमारी जो इंडियन करेंसी है उसका नाम है रुपी, ठीक है। द लॉ लीगलाइज द यूज ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटिंग ट्रांजैक्शन इन इंडिया। यानी कि जो रुपी है वो लीगल तरीके से उसको ऑथोराइज कर रखा है पेमेंट में, यानी कि आप कोई भी चीज लोगे तो रुपी में आप उसकी पेमेंट करोगे, तो कोई भी इस चीज को रिफ्यूज नहीं कर सकता। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपी। तो कोई भी इसको मना नहीं कर सकता। तो इससे क्या हमें साबित होता है, हेंस द रुपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये तो अच्छे से समझ आ ही चुका होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिजर्व बैंक जो है वो देश का सबसे बड़ा बैंक है, इसे आप सेंट्रल बैंक के नाम से भी जान सकते हो। तो हमारे देश के अंदर आपको प्राइवेट बैंक्स भी देखने को मिलेंगे, गवर्नमेंट बैंक्स भी देखने को मिलेंगे, कमर्शियल बैंक्स हो गया, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, ग्रामीण बैंक्स हो गए, मतलब बैंक्स की कोई भी कमी नहीं है। लेकिन इन सब का जो हेड है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके फंक्शंस क्या क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो ये 5 फंक्शन आपको एटलीस्ट पता होना जरूरी है। नंबर 1 जो आपने ऑलरेडी पढ़ ही लिए वो है इशू द करेंसी। तो हमारे देश के अंदर जो भी करेंसी है इशू करने का वो सारा राइट्स आता है आरबीआई के अंडर में। सेकंड आता है मॉनिटर द वर्क कल्चर ऑफ बैंक एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि जो भी बैंक वर्क कल्चर है बैंक का उसको मॉनिटर करने का काम भी कौन है, आरबीआई ही करता है। इसके साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी वो एक तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से हेल्प करता है। वो कैसे, जब ये वाला टॉपिक मैं अभी आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा, ठीक है। तीसरा है प्रोवाइड कराता है डायरेक्शन रिगार्डिंग द टर्म्स एंड इंटरेस्ट। तो सभी बैंकों को टर्म्स और इंटरेस्ट के रिगार्डिंग आरबीआई क्या करता है, डायरेक्शन देता है। साथ ही साथ प्रोवाइड भी करवाता है ये फीडबैक रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, क्योंकि आरबीआई के अंडर में सारी चीजें आती है। तो देश की जो इकोनॉमी है उसमें सबसे अच्छा खासा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आरबीआई की पॉलिसी के डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से लेकर चलती है। एंड साथ ही होल्ड अ पार्ट ऑफ कैश रिजर्व ऑफ द बैंक। तो सीआर के बेसिस पे यानी कैश रिजर्व के बेसिस पे वो बैंक का कुछ हिस्सा अपने पास पड़ता है, ताकि इमरजेंसी के टाइम पे जब कभी बैंक करप्ट हो जाते हैं तो उन्हें उन सिचुएशन से वो निकाल सके। ये डिपेंड्स करता है अलग तरीके पे कि वो कितने % होल्ड करके रख रहा है, जैसे 10% हो गया, 15% हो गया। तो ये इसके मेन फंक्शंस हैं रिजर्व बैंक के। ये पांचों एटलीस्ट आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। याद क्या, समझ आनी चाहिए, आप आराम से तो लिख ही दोगे।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो भी मैंने आपको बताया था, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। तो देखो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी आज के समय में ना वेरियस टाइप की है। वो कौन कौन सी है? तो आप जानते हो जो पेपर नोट्स है करेंसी वाले, है ना, जैसे आज के समय सबसे ज्यादा जो ऑफलाइन मार्केट में यूज होते हैं वो पेपर नोट्स ही होते हैं। पहला तो ये है। दूसरा है भाई, अगर कैशलेस भी हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जो डेबिट कार्ड हो गए, एटीएम, है ना। इसके साथ साथ एक नई टर्म्स भी यूज हो रही है जो अभी सभी इंडियंस के पास तो नहीं है लेकिन बहुत से लोगों के पास है, क्रेडिट कार्ड, है ना। क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट भी बड़ा अजीब ही है, मतलब कि है तो बड़ा सिंपल सा ही, लेकिन एक तरीके से ट्रैप टाइप जैसा लगता है अगर इसको सही तरीके से यूज ना करे तो। इसके बाद जो बड़ी बड़ी डील्स होती है वो ज्यादा चेक के थ्रू होती है। अगर आप कोई कंपनी में गाड़ी निकलवाने जाते हो तो वो आपसे चेक के थ्रू भी पेमेंट लेती है, क्योंकि चेक ना एक लीगल वो है एविडेंस कि अगर आगे चल के कोई अनफेयर चीजें होती हैं, धोखाधड़ी होता है, तो एज अ प्रूफ के तौर पे आप चेक का यूज करते हो। देन भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसने पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी पॉपुलैरिटी को गेन किया है, वो है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आज के समय में आप देख रहे हो जहां जा रहे हो बस स्कैन करो, टैप करो, बस पेमेंट होगी है। इसके अलावा नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम से चलती आ रही है, ठीक है। तो ये सारे के सारे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी हैं। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले जाए एमसीक्यू के बेसिस पर, तो इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप एटलीस्ट समझ याद रखिएगा। वैसे तो याद रखने की जरूरत नहीं है, सभी इन चीजों से अच्छे से नॉन है। नेक्स्ट आता है हमारा डिपॉजिट विद बैंक्स। तो डिपॉजिट विद बैंक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है? देखिए, डिपॉजिट विद बैंक्स आर आल्सो अ फॉर्म ऑफ मनी। जैसे अ पर्सन कैन डिपॉजिट इन द बैंक बाय ओपनिंग एन अकाउंट इन हिज एंड हर नेम। तो भाई आप भी बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो और उसके अंदर अपना पैसा डिपॉजिट करवा सकते हो। पीपल नीड ओनली सम मनी एट द पॉइंट इन टाइम। यानी जब आप बैंक के अंदर अपना खाता खुलवाते हो, ओपन करवाते हो अपना अकाउंट, तो कुछ पैसों की नीड होती है। जैसे आजकल बैंक्स की रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम बैलेंस जो है मेंटेन करके रखना है। जीरो बैलेंस वाले अकाउंट भी आते हैं, वो बहुत लिमिटेड होते हैं। सो पीपल कैन डिपॉजिट एक्स्ट्रा मनी एंड अर्न एक्स्ट्रा मनी विच इज गिवन ऑन मनी ऑलरेडी डिपॉजिट इन द बैंक। जैसे होता है ना कि सेविंग, जिसे हम कहते हैं कि भैया अगर आपकी 20,000 सैलरी है, तो होते हैं ना लोग अपने 5,000 पे वो क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं। डिपॉजिट की भी ना अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, एक सेविंग अकाउंट होता है, एक आरडी अकाउंट होता है, उसी तरह एफडी अकाउंट भी होते हैं। तो कोई लॉन्ग टर्म के लिए रखवाना चाहता है तो वो एफडी की तरफ कंसिडर करता है, अगर वो आरडी की तरफ जाता है तो मंथली बेसिस पे वो एक फिक्स अमाउंट जमा कराता है, और सेविंग तो वो जितना मर्जी करवा ही सकता है। तो ये सिंपल ही है। और इसके बदले में बैंक आपको क्या देता है? बैंक भी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज देता है। जैसे सबसे मेन उसका है कि आपके पैसे के बदले वो आपको इंटरेस्ट देगा। अभी नॉर्मली अगर देखें तो 4% से 6% के आसपास ओवरऑल बैंक्स का सेविंग अकाउंट पर जमा कराने पे मिल जाता है। ऐसे एफडी की अगर बात करें तो 6% 7% तक भी मिल जाता है। A facility of payment through check is also provided by bank to their customer। तो मैंने आपको चेक भी बताया था, एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। तो ये एक फैसिलिटी है बैंक के थ्रू जो प्रोवाइड कराई जाती है कस्टमर को। चेक क्या करता है? चेक वर्क एज अ इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट विच इज मेड बाय द पेपर। तो ये यही चेक है एक तरीके से। अ पर्सन कैन डायरेक्टली ट्रांसफर मनी टू अनदर पर्सन थ्रू अ चेक रादर देन कैश। तो भाई अगर मेरे पास कैश नहीं है तो मैं चेक के थ्रू आपको पेमेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं पेमेंट का अमाउंट लिख दूंगा, जो भी मेरे को लिखना होगा यहाँ पे, और यहाँ पे डिजिट में लिख दूंगा, डेट डाल दूंगा, ये चेक के नंबर होते हैं, है ना। और यहाँ पे वर्ड्स में लिख दूंगा किसके नाम पे देना है मुझे, ये लिख दूंगा। तो बैंक्स में जाके वो पर्सन जिसको मेरे को देना था कैश, वो ये चेक के थ्रू अपने पेमेंट आराम से ले सकता है। बड़ा सिंपल सा है ना, ठीक है। तो आज के समय वैसे बड़ी बड़ी डील्स में चेक्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोन एक्टिविटीज के बारे में बैंक की, कि यार बैंक किस तरीके से लोन एक्टिविटी को प्रोड्यूस करने का काम करता है, वो किस तरीके से अर्न करता है, क्या ये इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बैंक जो है ना वो वर्क करता है एज अ मीडिएटर बिटवीन डिपॉजिटर एंड द बोरोवर्स। जमा कराने वाले और उधार लेने वाले के बीच में जो मेन जना होता है वो बैंक ही होता है। एज अ मीडिएटर वो काम करता है। कैसे करता है? देखिए, पीपल डिपॉजिट देयर मनी इन अ बैंक। लोग अपना पैसा बैंक में जमा कराते हैं एंड गेट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट एज अ एक्स्ट्रा इनकम, और उनको उसके बदले में कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिलती है जो कि इंटरेस्ट के तौर पर होती है। बैंक क्या करता है? होल्ड्स ओनली सम परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट इन द बैंक, जो मिनिमम बैलेंस के बेसिस पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक इन इंडिया दीज दे होल्ड अबाउट 15% ऑफ द डिपॉजिट एज अ कैश के तौर पे वो अपने पास रख लेता है। बैंक करेंसी के टाइम पे ये चीजें काम आती है।
लेकिन ऐसे नहीं कि आप अपना पैसे निकलवा सकते हो। अ मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट मनी इज प्रोवाइडेड टू दोज पीपल हु आर नीड ऑफ मनी फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी कि सिंपल सी बात है, ज्यादातर लोग लोन लेना कहां से प्रेफर करते हैं? बैंक से, क्योंकि बैंक उनको काफी ट्रस्टेड लगता है। और बैंक का जो मेन अर्निंग का सोर्स है वो एक तरीके से इंटरेस्ट ही प्रोवाइड करवाना होता है, मतलब लोन प्रोवाइड कराना होता है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो उसकी मेन अर्निंग होती है। तो जिन लोगों को नीड होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर के लिए ले रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर के लिए ले रहे हैं या फिर टर्शियरी सेक्टर के लिए ले रहे हैं, जो भी उनका अपना काम होगा, तो ऐसे में बैंक जो होता है वो उनकी हेल्प करता है। लेकिन बैंक फ्री में तो हेल्प करेगा नहीं। इन दिस केस मनी इज प्रोवाइडेड एज अ लोन। तो मनी जो बैंक देता है बोरोवर को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे देता है। जैसे आज के समय में 10% तो मिनिमम है ही, 10% टू 15 या कभी कभी 20% तक भी हो जाता है। डिपेंड्स करता है कि आप किस बेसिस के लिए लोन ले रहे हो। क्या आप हाउस लोन ले रहे हो, एजुकेशन लोन ले रहे हो या मेडिकल लोन ले रहे हो? बहुत टाइप के लोन्स होते हैं, उन सबके जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग वेरी भी करते हैं। और उसी लोन के ऊपर जो रीपेमेंट करनी पड़ती है इंटरेस्ट के साथ बोरोवर को, वही उसका मेन सोर्स होता है अर्निंग का। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग मनी एंड द इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिटेड मनी इज द इनकम फॉर द बैंक। तो आसान भाषा में अगर कहा जाए तो भैया ये डिपॉजिटर है, ये बैंक है और ये बोरोवर है। तो लोगों ने अपना पैसा बैंक में जमा कराया और टाइम आने पे उसे निकलवा भी लिया। इसके साथ साथ उनको इंटरेस्ट मिल रहा है क्योंकि बैंक में वो पैसा दे रहे हैं, बैंक के पास पैसा आ रहा है। अब वो बैंक क्या कर रहा है? लोगों को लोन दे रहा है और रीपेमेंट के बेसिस पे उनसे क्या ले रहा है? इंटरेस्ट ले रहा है। तो जो इंटरेस्ट है, जैसे मान लीजिएगा आपने बैंक से 1 लाख रुपए लिए और उसकी रीपेमेंट आपको 10% के हिसाब से 1,10,000 के आसपास करने पड़ेगी। जो 10,000 है वो आपने इंटरेस्ट के बेसिस पे दिए। अब उसमें से वो कुछ परसेंट वो आपको इंटरेस्ट के बेसिस पे जो डिपॉजिटर है उन्हें दे देता है, जैसे 4 से 6% के आसपास दिया जाता है। बट ये मंथली बेसिस पे या फिर कह सकते हैं हाफ ईयरली बेसिस पे, या होता है ना कि 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ ऐसे बेसिस पे दिया जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये तो है लोन एक्टिविटीज बैंक की। होप्स हो कि आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है सेकंड पार्ट इसी लेसन का, क्रेडिट। तो पहला जो पार्ट था वो मनी से रिलेटेड था एंड सेकंड जो पार्ट है वो क्रेडिट से होगा। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट का मतलब भी आप कह सकते हो एक तरीके का लोन ही होता है। जैसे इट रेफर टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज टू द बोरोवर विद मनी, गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रोमिसेस ऑफ फ्यूचर रीपेमेंट। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो जो क्रेडिट होता है वो एक तरीके का एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर जो लेंडर होता है यानी कि जो देने वाला होता है वो क्या करता है? उधार लेने वाले को पैसे दे सकता है, गुड्स दे सकता है, सर्विसेज दे सकता है और एक रिटर्न के बेसिस पे उसको फ्यूचर में रीपेमेंट उस चीज को करना पड़ता है। जैसे मान लीजिएगा कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, उसकी लिमिट आपके पास 40,000 की है। मान लीजिएगा कि आपने वो 40,000 जो है वो एक तरीके से स्पेंड कर दिए, तो उसका नेक्स्ट मंथ बिल आएगा। तो नेक्स्ट मंथ मान लीजिएगा 15 तारीख को उसका बिल आता है, तो आपको ये जो 40,000 है जो आपकी पूरी लिमिट आपने यूज कर दी, तो उसे रीपेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप 15 तारीख तक कर देते हो तो वो 40,000 आप दोबारा से यूज कर सकते हो। लेकिन अगर उसके अंदर कुछ डिले हो जाता है तो कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और बार बार डिले होता रहेगा तो वो इंटरेस्ट आपका मंथली बेसिस पे बढ़ता चले जाएगा। तो ये चीजें जो होती है वो क्रेडिट के बेसिस पे हमें देखने को मिलती है। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार लोग क्रेडिट क्यों लेते हैं? तो देखो, इसके मेरिट और डीमेरिट यानी कि एक तरीके से फायदे नुकसान दोनों हैं। वो कैसे? देखिए, यहां पर हम क्रेडिट की ना 2 सिचुएशन के बारे में बात करेंगे ताकि हम वन साइडेड बात करके निकल ना जाए कि हाँ भाई ये तो गलत ही होता है या तो सही होता है। दोनों हमें चीजों को जानना पड़ेगा। पहली सिचुएशन में हम बात करेंगे क्रेडिट के बारे में, जहां पे ये एक वाइटल एंड पॉजिटिव रोल को प्ले कर रहा है किसी एक सिचुएशन के अंदर। दूसरा हम बात करेंगे क्रेडिट के बारे में नेगेटिव वे में, जहां पे क्या हो रहा है कि इसका जो एंड हो रहा है ना वो एक तरीके से काफी खराब हो रहा है, यानी कि पेनफुल तरीके का हो रहा है। वो कैसे? देखिएगा, आपकी बुक में ना 2 केस स्टडी दे रखी है, स्टोरी दे रखी है। तो ये तो मैं आपको पूरी स्टोरी बड़े शॉर्ट तरीके से समझा दूंगा और इसका जो आगे चल के कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आता है, तो पहली स्टोरी का तो पॉजिटिव वे में आता है लेकिन दूसरी स्टोरी का नेगेटिव वे में आता है। अब जरा स्टोरी को समझ लीजिएगा, फिर आपको क्रेडिट के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा।
पहले हम बात करते हैं फेस्टिवल सीजन की। फेस्टिवल सीजन में हमेशा से जो डिमांड है वो अप रहती है, ठीक है। अब इस सीजन के अंदर क्या होता है कि एक पर्सन है जिसका नाम है सलीम। सलीम क्या है, एक शू मैन्युफैक्चरर है। उसके पास क्या होता है, एक बड़ा ऑर्डर आता है, एक लार्ज ऑर्डर आ जाता है, जिसके अंदर उसको बोला जाता है कि आपको मंथ के अंदर, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, तो आपको विद इन अ मंथ एक ट्रेडर के थ्रू 3000 पेयर ऑफ शूज को रेडी करना है, मतलब डिलीवर करना है विद इन अ मंथ। अब भाई ये तो बड़ा ही मजेदार एक ऑर्डर है, 3000 पेयर, वो भी विद इन अ मंथ। तो भाई ये चीज तो कोई खोना नहीं चाहेगा फेस्टिवल सीजन में। तो ऐसे में क्या करता है सलीम, क्या करता है कि वो कुछ वर्कर्स को अपने साथ ना हायर करता है। मतलब कि देखो अकेले दम पे विद इन अ मंथ वो बना नहीं पाएगा, तो ऐसे में कुछ वर्कर्स उसके साथ आ जाते हैं, ताकि सारे मिलके काम करेंगे तो वो काम जल्दी होगा, है ना, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा। इसके साथ साथ अब रॉ मटेरियल के तौर पे, क्योंकि शू बनाने हैं ना, जूते बनाने, तो उसके लिए रॉ मटेरियल कच्चा माल चाहिए होगा, लेदर चाहिए होगी, और साथ ही साथ स्लोचन चाहिए होती है जो गोंद सी टाइप की होती है ना। बहुत सारी चीजें चाहिए होती है जो उस चीज को बनाने में पूरा करती है। तो ऐसे में सलीम क्या करता है, एक कंपनी से, स्पेशली वो एक लेदर कंपनी से क्या कर लेता है, कुछ लेदर जो है वो एक तरीके से एडवांस में ले लेता है, मतलब कि उधार पे ले लेता है, उसकी पेमेंट वो बाद में करता है। तो अब क्या हुआ है सिचुएशन देखिएगा, अभी इस पॉइंट पे सलीम ने कोई ऑर्डर अभी पूरा भी नहीं किया, ऊपर से उसने वर्कर्स को अपने साथ हायर भी करवा लिया, क्योंकि उनको भी पेमेंट करनी पड़ेगी, और एक लेदर कंपनी से लेदर भी ले लिया, उसकी सप्लाई ले ली, और प्रॉमिस करता है कि वो बाद में दे देगा। तो अभी तक उसने जीरो प्रॉफिट अर्न किया है, लेकिन उसके ऊपर अभी उधार यानी कि क्रेडिट चढ़ चुका है। और मैंने आपको बताया था क्रेडिट मनी के तौर पे हो सकता है, गुड्स के तौर पे हो सकता है, सर्विसेज के तौर पे हो सकता है। अब इसके बाद देखो क्या होता है कि जब 1000 जो पेयर होते हैं ना, क्योंकि देखो आप किसी से ऑर्डर लोगे तो सिंपली उसका एडवांस तो लोगे ना, ऑब्वियसली लोगे। तो यहां पे वो क्या करता है 1000 पेयर का एक तरीके से वो एडवांस में ले लेता है, लेकिन अभी काम कुछ भी उसने नहीं किया है, उसे पूरा काम करना है। तो जब मंथ एंड होता है तो वो पूरे के पूरे 3000 पेयर जो वो रेडी कर देता है, और जो बाकी की जो पेमेंट है वो मंथ के पूरे होने के बाद, ऑर्डर डिलीवर करने के बाद, उसके बाद वो पेमेंट भी आ जाती है। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या होता है कि जो लेदर कंपनी से उसने जो भी सप्लाई ली थी लेदर की, वो उसे रिटर्न कर देता है, मतलब पैसे के तौर पे। जो उसने अपने साथ वर्कर्स रखे थे उनको वो पेमेंट कर देता है। एंड फाइनली हमें ये पता चलता है कि सलीम का ओवरऑल क्या हुआ है, एक तरीके से बेनिफिट हुआ है। तो यहां पे क्या है कि क्रेडिट लेना सलीम के लिए काफी सही रहा था, क्योंकि उससे उस चीज को उसको बड़ा बेनिफिट मिला, ठीक है। ऐसा अक्सर हम मार्केट में होता रहता है। दूसरी सिचुएशन इसकी नेगेटिव टाइप की है। ये एक स्मॉल फार्मर है जिनका नाम है स्वप्ना। तो स्वप्ना की प्रॉब्लम क्या है, वो चाहती है कि उसका ना एक लैंड है, जिस कितना 3 एकड़ का लैंड है, जिसमें वो एक तरीके से ग्राउंड नट्स, जिसे हम मूंगफली कहते हैं ना, उसकी कल्टीवेशन करना चाहती है। लेकिन कल्टीवेशन वो कर नहीं सकती क्योंकि उसके पास अभी पैसे नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में वो मनी लेंडर से ना कुछ उधार ले लेती है। तो आप जानते हो जो मनी लेंडर होते हैं वो उधार जो देते हैं, जो लोन देते हैं एक तरीके से क्रेडिट, वो थोड़ा हायर रेट पर होता है उनका जो इंटरेस्ट है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब वो अपने खेतों के ऊपर काम कर रही होती है, तो मिडवे सीजन के अंदर ना उसकी जो फसल होती है, जो क्रॉप होती है, वो हिट्स कर जाती है पेट्स के थ्रू, और जो क्रॉप है वो पूरी तरीके से फेल हो जाती है। ऐसे में स्वप्ना कुछ करती है, इस चीज का एक तरीके से प्रिवेंटिव करती है, उसकी फसल खराब नहीं होने देती है, तो उसके लिए वो उसके ऊपर छिड़काव करती है। लेकिन ओवरऑल जब रिजल्ट ये निकल के आता है, तो इसमें ना स्वप्ना का जो उसने इन्वेस्ट किया होता है उसका उसको रिटर्न नहीं मिलता। जैसे तैसे करके उसकी फसल बच तो जाती है, लेकिन वो क्या करते हैं, नुकसान में रहती है। अब इस नुकसान को दोबारा से रिकवर करने के लिए वो दोबारा से उसी मनी लेंडर से क्या लेती है, दोबारा से लोन ले लेती है। अब नेक्स्ट सीजन आता है ऐसे में वो कल्टीवेशन करती है दोबारा से, तो अब की बार कल्टीवेशन पहले के कंपेयर में तो ठीक ठाक हो जाती है। बट प्रॉब्लम इज कि अभी भी जो स्वप्ना के ऊपर जो कर्ज चढ़ा था वो पूरा नहीं उतर पाता। फिर ऐसे में उसे अपने लैंड का कुछ हिस्सा उस मनी लेंडर को चुकाना पड़ता है। तो ओवरऑल हम क्या मानते हैं कि स्वप्ना का जो रिजल्ट निकल के आया था, जो उसने सोचा था, वो उसकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। तो यहाँ पे क्रेडिट लेना एक तरीके से स्वप्ना को भारी पड़ गया, क्योंकि इसका रिजल्ट माइनस टाइप में रहा है, क्योंकि उसका जमीन का कुछ टुकड़ा उसे एक कर्ज के तौर पे चुकाना पड़ा, किसे, मनी लेंडर को। तो अब हम ये मान ले कि क्रेडिट लेना खराब होता है, तो ऐसा नहीं है। इट्स टोटली डिपेंड्स
कि जिस चीज के लिए आप क्रेडिट ले रहे हो उसका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। अगर आप सलीम जैसे किसी पर्सन से पूछोगे तो वो तो यही बोलेगा कि क्रेडिट लेना ठीक होता है, लेकिन अगर स्वप्ना जैसे किसी स्मॉल फार्मर से पूछोगे तो वो तो यही बताएंगे कि ये लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। और मार्केट में भी यही चीजें होते रहती है। बहुत सारे लोग लोन लेके अपना बिजनेस खड़ा करते हैं और वो बिजनेस हिट हो जाता है, लेकिन दूसरी साइड बहुत से लोग कर्जे में भी आते हैं जब वो बिजनेस के लिए लोन लेते हैं और उनको वो बिजनेस पूरी तरीके से फेल हो जाता है और फिर उसको रिकवर करने के लिए वो दोबारा से लोन लेते हैं, तो फिर वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड कि उसका जो रिजल्ट है वो क्या निकल के आ रहा है। तो इसलिए ये जो क्रेडिट है वो दोनों टर्म्स में सही और गलत दोनों हो सकता है, इसलिए हमें दोनों चीजों के बारे में पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोर्स ऑफ क्रेडिट के बारे में कि सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो बेसिकली ये टू टाइप्स के ही होते हैं, एक होता है इनफॉर्मल और एक होता है फॉर्मल। अगर हम बात करें सबसे पहले इनफॉर्मल सोर्स की कि कहां कहां से हमें क्रेडिट मिल सकता है, तो इस लिस्ट में सबसे पहले तो मनी लेंडर्स आते हैं, जैसे स्वप्ना ने मनी लेंडर से ही लिया था। ट्रेडर्स भी इसके अंदर होते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं फॉर्मल तरीके से जो देते हैं, है ना, मतलब वो उसका इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें ये चीजें होगी। अब इसमें डिफिकल्टीज क्या क्या आती है, तो देखिए सबसे पहला है कि देखो भाई जब आप कोई मनी लैंडर ट्रेडर से कोई लोन ले रहे हो तो उनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक्सट्रीम लेवल के होते हैं। अगर जहां बैंक आपसे 10% ले रहा है तो ये आपसे 20% लेंगे। वो भी मैं आपको बताता हूं कि लोग बैंक से क्यों नहीं ले पाते, फिर इनकी तरफ क्यों चले जाते हैं। दूसरा होता है कि देखो यहाँ पे जो लोन दिया जाता है वो एक ट्रस्ट के बेसिस पे ज्यादा दिया जाता है, या आप कह सकते हैं जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो इतना प्रॉपर नहीं होता, इम्प्रॉपर तरीके से होता है। साथ ही साथ कैलकुलेशन में मैनिपुलेटिव तरीके बहुत ज्यादा इसके अंदर निकल जाते हैं जब कोई लोन लॉन्ग टर्म का होता है और आपस में हमेशा से डिस्प्यूट होना शुरू हो जाता है कि मैंने आपको इतना दिया था आपने और बढ़ा दिया वगैरह वगैरह। और साथ ही साथ जब आप टाइम पे लोन नहीं देते तो यहाँ पे जो बोरोवर्स होते हैं जिन्होंने लोन लिया होता है उनको काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनके घर आया जाता है, गली वालों को समाज को बताया जाता है, मतलब एक तरीके से उनकी इंसल्ट की जाती है ना। डिप्रेशन का शिकार भी इस तरीके से लोग हो जाते हैं। लेकिन सवाल आता है फिर लोग इन लोगों से लोन क्यों लेते हैं, तो इसके बेनिफिट है इस वजह से लेते हैं। जैसे देखो अगर हम किसी मनी लैंडर या ट्रेडर से कोई लोन लेते हैं तो उसमें ना डॉक्यूमेंटेशन की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, ट्रस्ट के बेसिस पे भी दे दिए जाते हैं, कुछ छोटे मोटे डॉक्यूमेंट लगते हैं। एंड साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर आपने छोटे मोटे अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर दिए तो इसमें जो गारंटीज है वो भी बड़ी लेस होती है और साथ ही साथ कोलेट्रल जैसी चीजें भी आपको नहीं देनी पड़ती। कोलेट्रल चाहे वो आपकी जमीन हो, बिल्डिंग हो, व्हीकल्स हो, लाइफ स्टॉक्स हो वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें कोलेट्रल कहलाई जाती है। तो इसी वजह से लोग जो है वो इन लोगों से एक तरीके से लोन ले लेते हैं हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होने के बावजूद भी। नेक्स्ट आता है फॉर्मल सोर्सेज की। अगर हम बात करें तो इसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज वेल एज बैंक्स आती है। बैंक सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो बैंक से लोन जब नहीं मिलता, रिजेक्ट होता है, तभी तो लोग इनफॉर्मल सेक्टर की ओर जाते हैं। सवाल आता है कि बैंक से लोन क्यों रिजेक्ट होते हैं, तो सबसे पहले इसमें रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की। अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है 19-20 तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। एंड साथ ही साथ बैंक्स आपको लोन सिर्फ आपकी गारंटीज और साथ ही कोलेट्रल के बेसिस पर ही देता है, क्योंकि अगर इमरजेंसी में अगर आप रीपेमेंट ना कर पाए तो वो आपके कोलेट्रल से उस चीजों को रिकवर कर लेंगे। बेनिफिट क्या क्या है, लोग क्यों इसकी साइड ज्यादा जाते हैं, क्यों इसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट इस वजह से करते हैं क्योंकि यहाँ पे जेन्युइन रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट मंथ में आपका 10% था वो 12th मंथ में आके 12% हो जाएगा, वो फिक्स अमाउंट रहता है इंटरेस्ट का। साथ ही साथ जो ट्रांजैक्शन होती है वो प्रॉपर उसके रिकॉर्ड्स होते हैं कि मैनिपुलेशन का सवाल पैदा नहीं होता। और साथ ही साथ जब सारी चीजें करवाई जा रही होती है तो कोई धोखाधड़ी से चीजें नहीं होती, क्योंकि इसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप सारी चीजें आप दे देते हो तो वो सारी चीजें आपको फुलफिल करवा दी जाती है और आपका जो लोन है वो अप्रूव करवा दिया जाता है। दैट इज द रीजन लोग फॉर्मल सोर्सेज के ऊपर ज्यादा रिलाई करते हैं। तो ये सोर्स ऑफ क्रेडिट है। अगर हम बात करें टर्म्स ऑफ क्रेडिट की, वही चीज है। तो इंपॉर्टेंट इसके अंदर कोलेट्रल आता है, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट आती है और मोड ऑफ रीपेमेंट रहता है कि आप क्या अमाउंट एक ही बारे में पे करोगे, मंथली बेसिस पे करोगे या फिर 3 या 6 मंथ के बेसिस पे करोगे। ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस लेसन का लास्ट टॉपिक जो कि है SHG, जिसे हम कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब ये होता क्या है, देखिए
इसको 5 पॉइंट ये जो लिखे हुए हैं तो आप बाद में समझना, लेकिन इसके बारे में छोटी सी एक समरी समझ लीजिएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब होता है कि इसके अंदर सिंपली 10 से 20 के आसपास लोग होते हैं। खास तौर पे ये जो ग्रुप बनाए जाते हैं वो वुमेन्स के लिए बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, लोग अपना पैसा जमा करवाते हैं और जरूरत पड़ने पे इसके अंदर लोन दिए जाते हैं और साथ ही साथ लिए भी जाते हैं। लेकिन अच्छी बात रहती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके कम ही रहता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बैंक से जब लोगों को लोन्स नहीं मिलता, जब रिजेक्ट हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो SHG का सहायता लेते हैं। और साथ ही साथ जो मनी लेंडर्स होते हैं उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई होते हैं, तो वही चीज आ जाती है कि SHG काफी हेल्प करता है। तो ये 10 से 20 लोगों का ही समूह होता है। इसके अंदर जो लोन्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, लोगों की अपनी जमा पूंजी जो सेविंग होती है वो इंक्लूड होती है, तो इसमें कोई कोलेटरल देने की नीड नहीं होती। और साथ ही साथ ये जो होता है ये आपको रूरल सेक्टर यानी कि गांव में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। ऑर्गेनाइज द रूरल पुअर स्पेशलिटी फॉर वुमेन्स के लिए। एंड साथ ही साथ यहाँ पे लोन के जो इंटरेस्ट होते हैं वो भी काफी रीजनेबल होते हैं। साथ ही साथ ये क्या करता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डिस्कस करता है वेरियस सोशल इश्यूज को और साथ ही साथ कलेक्ट करता है सेविंग फ्रॉम मेंबर्स की। इट्स लाइक का जो शहरों के अंदर कमेटी टाइप सिस्टम हो गया है ना। अब लेकिन ये थोड़ा उससे अलग है, क्योंकि इसके अंदर ना इनडायरेक्ट तरीके से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आरबीआई क्या करता है, इसको हेल्प करता है। अब आरबीआई इसको इनडायरेक्ट तरीके से कैसे हेल्प करता है, तो आरबीआई बैंक्स के थ्रू इसकी हेल्प करवाता है। तो उसने एक प्रोग्राम भी निकाल रखा है, लिंकेज प्रोग्राम इसका नाम है, जिसके अंदर जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ना, या फिर जो ग्रामीण बैंक्स होते हैं, तो वो ये बैंक्स इन ग्रुप्स को हेल्प करते हैं, रीजनेबल रेट पे लोन प्रोवाइड करवाते हैं, और ताकि इनके अंदर जो मेंबर हो उनकी हेल्प हो सके। तो गांव में ये चीजें तो बहुत ज्यादा होती है, जो कि अच्छी चीज भी है, ग्रेट इनिशिएटिव भी है। तो ये है बच्चों सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, प्रीवियस ईयर भी चेकआउट कर सकते हैं, आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो इसी टॉपिक के साथ बच्चों हमारा मनी एंड क्रेडिट वाला जो लेसन है वो होता है वन शॉट वीडियो में कंप्लीट। होप्स हो कि आपको ये चैप्टर काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा कि मनी और क्रेडिट किस तरीके से काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी हाँ, मत भूलिएगा सब्सक्राइब करना। और बैक टू बैक वन शॉट वीडियो कंप्लीट एसएसटी की इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। अपना सपोर्ट दिखाइएगा, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिएगा और फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।